हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इकोटेक एजुकेशन एबीसी ऑफ कॉमर्स में। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास 12 की जो हमने सीरीज चालू की है उसका सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने आए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में। जो भारत की स्थिति थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाना और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सीखा था। आज हम उससे आगे की बात करेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की क्या सिचुएशन थी और इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ये किस स्थिति में उस समय मौजूद था। तो गाइस, बात कर लेते हैं पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी अंग्रेज़ों के शासन के दौरान हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो पोजीशन थी वो किस प्रकार की थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने गाइस दो तरीके की नीति अपनाई। They adopted two-fold motive and done systematic de-industrialization, यानी उनका कोई भी ध्यान हमारे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर नहीं था। उन्होंने जो भी कार्य करे वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के थे, यानी इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए उन्होंने कोशिश करी। जैसा कि अगर आप देखें, उन्होंने हमें उस टाइम रॉ मटेरियल का बिग एक्सपोर्टर बना दिया। हमारे यहाँ से जो कच्चा माल था उसको वो अपने देश ले जाने लगे, यानी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करने लगे, और वहाँ से जो तैयार माल था, बना हुआ जो सामान था, उसका हमें इम्पोर्टर बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ की जो अपनी इंडस्ट्री थी उसके डेवलपमेंट पे उनका कोई ध्यान नहीं था और धीरे धीरे वो समाप्त होने लग गई। दूसरी जो मेन चीज़ थी वो था नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। हमने बात की थी हमारे यहाँ का हाथ से बनी हुई चीज़ें बड़ी लोकप्रिय थी, दूसरे देशों में बड़ा उनको पसंद किया जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद से अगर आप देखें तो जो हमारा हैंडीक्राफ्ट सिस्टम था उसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को अपनाया। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या है गाइस, कि एक विभेदकारी नीति उन्होंने अपनाई। हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल का ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जा रहा था उस पर फ्री कर दिया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा था। जो वहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटिश से इंडिया की तरफ, वो फ्री किया जा रहा था। तो इट मीन्स क्या हो रहा था कि अंग्रेज़ों को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ रहा था। इससे क्या हुआ कि जो इंडियन एक्सपोर्ट था वो महंगा हो गया और इंटरनेशनल मार्केट में भारत की बनी हुई चीज़ों की जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होने लग गई। तो इस सारी चीज़ों से अगर आप देखें, जो भारत की बनी हुई चीज़ें थी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड कम होने की वजह से भारत के जो अपनी चीज़ें थी, यहाँ के जो प्रोडक्ट थे, उसकी डिमांड कम होने के कारण जो इंडस्ट्री का सिस्टम था हमारे यहाँ पर, जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ना ही उसको कोई मोटिवेशन मिला, ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट मिली। दूसरी ओर जो अंग्रेजी प्रोडक्ट थे, ब्रिटिश फाइनल जो गुड्स आ रहे थे, एक तो वो मशीन मेड थे, मशीन से बनी हुई चीज़ें थी। तो जाहिर सी बात है जो मशीन से बनी हुई चीज़ें होंगी वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगेंगी लोगों को, तो एक एनकरेजमेंट था और उनको लोग ज़्यादा पसंद भी कर रहे थे। दूसरी बात गाइस देखें तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंडस्ट्रीज़, यानी निवेश की अगर हम बात करें तो भारत में जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मोटिवेशन नहीं था। नो इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन इंडियन इंडस्ट्री। ये बात हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही थी। उसका कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि भारत में बनी हुई जो चीज़ें हैं या उनसे संबंधित जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट के लिए कोई काम वो करे। दूसरी बात अगर आप देखें, अभी हमने बात करी लो प्राइस मशीन मेड गुड्स, यानी ब्रिटेन से जो मशीनों से बनी चीज़ें थी वो काफ़ी सस्ती आ रही थी क्योंकि टैक्स फ्री थी, तो इसीलिए हाथों हाथ वो बिकती थी और लोग उसको पसंद भी करते थे। नेक्स्ट अगर आप देखें चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हमारे देश में लोगों के बीच में उनकी जो टेस्ट था, उनका जो प्रेफरेंस थी, उसमें बदलाव आ रहा था। जैसे आपने देखा होगा हमारा ट्रेडिशन धोती कुर्ता हमारे यहाँ के लोग पहना करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद से पैंट और शर्ट ने उसकी जगह ले ली। तो ये सब मशीन मेड थे, लोगों को ईजी हो गया, इसको रख रखाव इसका बहुत आसान था, सस्ते थे। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान
वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा और जो हैंडीक्राफ्ट सिस्टम उनके आने से पहले एक डेवलप्ड सिचुएशन में था वो पूरी तरह बर्बादी के कगार पर उनकी डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी की वजह से चला गया। तो गाइज अब हम बात करते हैं इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखिए जो फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है विदेशों के साथ व्यापार की क्या स्थिति उस समय हमारे देश की थी। तो देखिए जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसने रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से एडवर्सली इफेक्ट हम लोगों के यहाँ पे ट्रेड के स्ट्रक्चर पर, कंपोजिशन पर और वॉल्यूम पर पड़ रहे थे। तो क्या वो इफेक्ट थे उसको हम वन बाय वन जल्दी से देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखिए स्ट्रक्चर यानी ढांचा, बनावट किस प्रकार की यहाँ पर उस समय थी फॉरेन ट्रेड की। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि रॉ मटेरियल यानी जो प्राइमरी प्रोडक्ट थे हमारे देश में, रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट, इन सब का बिग एक्सपोर्टर था। यानी भारत से इन चीज़ों का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा रहा था एज ए रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल के तौर पर इन सब चीज़ों को बाहर भेजा जाता था। और इम्पोर्टर हम किस चीज़ के थे? तैयार माल के। यानी यहाँ तैयार माल नहीं किया जा रहा था, वैसे भी माल को तैयार करने में हैवी ड्यूटी लगने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी, तो वो महंगा बनता था और बाहर से सस्ता पड़ता था। यानी यहाँ से कच्चा माल ले जा कर के उसको तैयार करके वापस यहाँ भेजा जाता था सिल्क एंड वुलन क्लॉथ के रूप में, लाइट मशीनरी के रूप में। यानी कच्चा माल ब्रिटेन जा रहा है और वहाँ पर उसे तैयार करके भारत में वापस भेजा जा रहा है फिनिश प्रोडक्ट के रूप में। दूसरी जो एक बड़ी चीज़ थी गाइस, ध्यान रखना है, द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल 1989 में। तो गाइस ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल 1989, इसके बनने के बाद जो भारत का ब्रिटेन के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा था, पानी के जहाज जो जाते थे वो बड़े एक लंबी दूरी उसको तय करनी पड़ती थी। लेकिन इस कैनल बनने के बाद वो दूरी काफ़ी हद तक कम हो गई, काफ़ी जो किलोमीटर्स थे, दायरा था उनका आने और जाने का, टाइम की बचत हुई। एक तरीके से अगर आप देखें तो बड़ा हाईवे की तरह इस्तेमाल किया गया इस कैनल को इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। तो उससे उस टाइम के कम होने की वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी चीज़ों के आने और जाने का जो समय है वो काफ़ी कम हो गया। दूसरी चीज़ जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। यानी भारत से क्या चीज़ एक्सपोर्ट की जाएगी, क्या इंपोर्ट किया जाएगा, उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ किसका था? ब्रिटेन गवर्नमेंट का। यानी ब्रिटेन अपने फ़ायदे के लिए देखता था कि भारत से किस चीज़ को हमें एक्सपोर्ट करना है या किस चीज़ को हमें इंपोर्ट करना है। ये तो हमने बात करी गाइज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की। दूसरी वॉल्यूम एंड डायरेक्शन की, यानी कितनी मात्रा में और किन देशों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ से उस समय किया जा रहा था। देखिए ये तो आपको मालूम ही है, कॉलोनियल पीरियड था, तो मोर देन 50% जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन की तरफ था। यानी हमारे देश से जो भी चीज़ें जा रही थी या बाहर से जो भी चीज़ें आ रही थी, 50% से ज़्यादा चीज़ें का आना और जाना ब्रिटेन के साथ था। इसके बाद जो बाकी का 50% या उससे कम रिमेनिंग जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा होता था वो चाइना, सिलोन जो कि अब श्रीलंका है, और पर्सिया यानी ईरान की तरफ किया जाता था। यानी 50% से ज़्यादा हम लोग ब्रिटेन के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए मजबूर थे। मजबूर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कॉलोनियल पीरियड था और ब्रिटेन को मोनोपोली थी। बाकी का 50% या उससे कम जो बचता था वो हम चाइना, श्रीलंका या ईरान के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे। तो ये तो बात गाइस हमने करी इंडियाज़ के फॉरेन ट्रेड की, और ये 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। सुएज कैनल 1989 में हुई थी, क्या इसका रोल रहा, और वॉल्यूम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरफ हमारा डायरेक्शन रहा, कितना % हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर 1 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। दूसरा देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यानी इसका मतलब देखिए ड्रेन का मतलब नॉर्मली क्या है? नाली में बहना एक तरीके से, है ना। जो भारत का वेल्थ था अंग्रेज़ों ने पानी की तरह बहाया नाली में, उस पैसे को बर्बाद किया, इन अननेसेसरी खर्च किया। और इसके ऊपर जो रिपोर्ट सबसे पहले तैयार की दादा भाई नौरोजी ने करी 19th सेंचुरी में, उन्होंने इसको जाना या बताया हम सभी को
जो भारत की मैन पावर थी, यहाँ के जो वर्कर्स थे, उनका जो इस्तेमाल था अंग्रेज किस लिए कर रहे थे? भारत के बाहर अपने जो कॉलोनियल रूल था उसको बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ के वर्कर्स को, हमारे यहाँ की मैन पावर को वो इस्तेमाल किया करते थे। और दूसरी बात, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट दूसरे देशों के साथ वार कर रही थी, लड़ाई कर रही थी अपने कॉलोनियल रूल को बढ़ाने के लिए, उसका सारा का सारा जो खर्चा था वो भारत के खजाने से लिया जाता था। तो एक तरीके से ये भी हमारे यहाँ पे जो भी पैसा या खजाना था या जो भी थी, वो सारा का सारा धन अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए खर्च कर रहे थे। दूसरी बात, जो ब्रिटिश रूल था उसने हमारे यहाँ की वेल्थ को सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए खर्च किया। तो गाइस, इसी तरीके से आप देखेंगे कि भारत के जो धन का था वो दुरुपयोग किया गया, या कह लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो भी वेल्थ था उसका फ़ायदा हमें ना मिल करके ब्रिटिश को मिला। तो गाइस, आज हम लोगों ने इस पार्ट में देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन कॉलोनियल रूल के दौरान कैसी थी, और इंडिया जो फॉरेन ट्रेड था यानी विदेशों के साथ हमारा व्यापार था वो किन देशों के साथ ज़्यादा था, किस चीज़ का हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे और कितने वॉल्यूम में यानी कितनी मात्रा में कर रहे थे। दूसरा, हमारे यहाँ का जो धन था उसका फ़ायदा हमें ना मिल करके उसका जो इस्तेमाल है ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए करते थे। तो उम्मीद है आज हमने जो डिस्कशन किया आपको समझ आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इस चैनल के लिए, क्योंकि अभी हमारा ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। आगे के चैप्टर में आगे की जो वीडियोस होगी उसमें हम चैप्टर्स के बारे में आगे कंसेप्ट को जानेंगे, समझेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।